ये छुआछूत वाली जातियां जो हैं, दो जातियां पॉपुलर थी। एक सफाई की पेशा जो सर पे मैलट होती है, और एक जो जानवरों की खाल उतारती है, चमार जाती। दो जातियां जो प्रीडोमिनेंटली आप उनको अनटचेबल कह सकते हैं। इनको माना गया साइमन कमीशन के सामने, सबकी बैठक मौजूदगी में डॉक्टर अम्बेडकर बैठे। जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि ये सफाई कर्मचारी की क्या पोजीशन है, कहने का ये तो पूरे देश में आप इनको कह सकते हैं ये तो सच्चे अछूत हैं, और बाकी दूसरे हैं कुछ नकली अछूत घुस गए लिस्ट में। शेड्यूल कास्ट डालने की लिस्ट बनी ना 1927-28 के आसपास, तो पैरामीटर तय किए गए कि शेड्यूल कास्ट किसको तय किया जाए। तो 9 उन्होंने कंडीशंस डाली कि ये जो कंडीशन फुलफिल करेगा वो आदमी दलित की लिस्ट में आएगा। लेकिन वहां दबाव था, राजनीति की दबाव थे। बहुत सी ऐसी जातियां जो छुआछूत, जिनका मतलब ही नहीं उनके साथ छुआछूत, तो उन्हें भी शामिल कर दिया। जब उनके सामने ये इशू ये आया कि ये छुआछूत वाली जातियां जो हैं, दो जातियां पॉपुलर थी। एक सफाई की पेशा जो सर पे मैलट होती है, और एक जो जानवरों की खाल उतारती है, चमार जाती। दो जातियां जो प्रीडोमिनेंटली आप उनको अनटचेबल कह सकते हैं। इनको माना गया साइमन कमीशन के सामने, सबकी बैठक मौजूदगी में डॉक्टर अम्बेडकर बैठे। जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि ये सफाई कर्मचारी की क्या पोजीशन है, कहने का ये तो पूरे देश में आप इनको कह सकते हैं ये तो सच्चे अछूत हैं, और बाकी दूसरे हैं कुछ नकली अछूत घुस गए लिस्ट में। जे.एस. हटन ने अपनी लिस्ट तैयार करी, दलितों की लिस्ट तैयार करी, उसमें बहुत लोग घुस गए। लेकिन अछूत कौन है? अछूत ये दो जातियां पहचानी, साइमन कमीशन ने मांगा, और साथ में जस्टिस जे.एस. हटन ने अपनी सेंसस कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही। ये इसीलिए मैंने वो टाइटल रखा उस किताब का कि अछूत शब्द, मैंने दलित शब्द इस्तेमाल नहीं किया। दलित में तो ऐसी जातियां आ गई हैं जिनका छुआछूत उल्टे वो सफाई कर्मचारियों से करती हैं, और वो भी दलित हैं, और वो आरक्षण का लाभ लेती हैं। प्रॉब्लम सारी है, आज तक अछूतों को उसका न्याय नहीं मिला। ये उसका फोकस मेरा जो उस किताब में है उस पर है कि उसको आज तक मिला क्या है, और आप जो मिला था वो झाड़ू थी, वो आने वाली सरकारों ने छीन ली। तो प्रश्न ये है कि इस समाज का क्या होगा? कोई गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती। मित्रों, आज क्या स्थिति है? आज हम ऐसी भयानक स्थिति में आ गए हैं। आज सैकड़ों आदमी मर रहे हैं, सरकार के पास शब्द नहीं है कि वो कह दें, अफसोस जाहिर कर दें। अब हमारे 10, 20, 50 आदमी मर जाएंगे, सीवर में मरने वाले, उनकी कौन परवाह कर रहा है? मैंने पिछले साल अप्रैल में दिल्ली में अचानक मार्च और अप्रैल के अंदर 6-7 सफाई कर्मचारी मर गए। अब हम लोग क्योंकि इन प्रॉब्लम पर काम करते हैं, मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा क्या किया जाए। इमीडिएटली एक लेटर तैयार किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर तैयार किया कि साहब आप इसके ऊपर इंटरवीन करिए, कुछ तो करिए। सफाई आदमी ऐसे मर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा। सुनामी आई हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अगस्त तक का पीरियड इतना खतरनाक होता है, इसमें सबसे ज्यादा सीवर के अंदर मरते हैं लोग, सबसे ज्यादा। कीमत क्या? 200 रुपये, 300 रुपये में सीवर में उतरते हैं। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया। मैंने सोचा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे को तो क्योंकि मैं तो 80 के अंदर चीफ जस्टिस भगवती को जाकर मिलता था, और ऐसे ही जाके उनको चिट्ठी देते थे, साहब ये देखिए चिट्ठी, ये हो गया प्रॉब्लम, वो उसी पर डायरेक्शन दे देते थे। अब मेरे को लगा कि आज हम चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख रहे हैं, शायद वो एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए पिछले अप्रैल से आज तक कोई एक्शन नहीं, लेटर पेंडिंग है। लेकिन हमने योजना बनाई कि इस इशू को सुप्रीम कोर्ट, सरकारें नहीं सुनती। मुझे माफ करें, अब सरकारों में हमारा विश्वास खत्म, मेरा तो विश्वास खत्म हो गया है। आप सरकारों के पीछे जाओ, कोई किसी के पीछे जाओ, मेरा विश्वास नहीं। मैंने तो विश्वास करना बंद ही कर दिया, इसीलिए मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाता हूँ और मुद्दे को लेकर। कम से कम वहाँ सुनवाई तो होती है। अब हम इसकी तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा लेटर पिटीशन फाइल करते हैं, हम रेगुलर फाइल करते हैं, उसमें पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे वकील थे जो आज वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, ये जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है देश के, ये मेरे वकील थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक दिन बैठे बैठे मैं घर पे उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सर इस प्रॉब्लम को क्या किया जाए।
तो कहने लगा ओपी हम इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो मैं एक काम करो, तुम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पूरे देश से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पूरे देश से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, 1 साल लग गया मुझे। अब उसी महीनों में 2-3 महीनों में क्या हुआ, मैं एक दिन उनके घर पे बैठा हूँ, घर पे अटॉर्नी जनरल के, हमसे चर्चा हो रही है कि देखो मेरा नंबर नहीं आ रहा अटॉर्नी जनरल बनने का। मैंने कहा सर आ जाएगा, काहे को चिंता करते हैं। नेक्स्ट डे उनका अटॉर्नी जनरल बनने का नंबर आ गया और मेरे सारे केस धराशायी हो गए। को मैं वकील कहाँ से लाऊं? एक वकील 5 लाख मांगेगा खड़े होने के, कम से कम भी आप चले जाए कोई सीनियर वकील से आप बात करें, 2-4 लाख रुपए से कम तो मांगता ही नहीं खड़े होने की। तो मैं तो एकदम सत्ते में आ गया कि मेरा वकील तो अटॉर्नी जनरल बन गया, अब मैं केस किससे करूँगा। आज मेरी वही स्थिति बनी हुई है। अब मुझे अपनी जेब से या दोस्तों से, जैसे वो बैठे हैं गिलबर्ट भाई, ML सारवान नहीं आए, वो मेरे दोस्त और मेरे दोस्त हैं, ये राय साहब बैठे हैं, इन लोगों से पैसे दो भैया, 50,000 तुम दो, 25,000 तुम दो, वकील को फीस देनी है। इस तरह से केस को लड़ रहे हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने तो हाथ खड़े कर दिए। वो तो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे मुखालिफ नहीं खड़ा होऊंगा, किसी को भेज दूंगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये स्थिति। अब ये समझिए कि हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, कहां जाएं, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट को लिखा है 1 साल हो गया, चिट्ठी डालने में कोई असर नहीं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अब पिटीशन तैयार हो रही है, 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो आरक्षण में हिस्सेदारी, हमारे लोग नाराज हो जाते हैं जब हम अपने हिस्से की बात करते हैं। भाई अछूतों को जिनके लिए आरक्षण बना है वो तो दे दो। आप अगर J.S. हटन की सेंसस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे प्रोफेसर जैन, तो उन्होंने 9 पैरामीटर्स ले डाउन किए कि ये आदमी जो फुलफिल करेंगे इन कंडीशन को, उनको शेड्यूल कास्ट में डालेंगे। शेड्यूल कास्ट डालने की लिस्ट बनी ना 1927-28 के आसपास, तो पैरामीटर तय किए गए कि शेड्यूल कास्ट किसको तय किया जाए। तो 9 उन्होंने कंडीशंस डाली कि ये जो कंडीशन फुलफिल करेगा वो आदमी दलित की लिस्ट में आएगा। लेकिन वहाँ दबाव था, राजनीति की दबाव थे, बहुत सी ऐसी जातियाँ जो छुआछूत जिनका मतलब ही नहीं उनके साथ छुआछूत, तो उन्हें भी शामिल कर दिया। और आजकल तो रोज शेड्यूल में, ट्राइब में रोज जातियाँ जोड़ी जाती हैं, संपन्न जाति हो जाने के बाद निकाली नहीं जाती, रोज जोड़ी जाती हैं। तो मित्रों हमारी स्थिति ये हो गई कि हम कहीं के भी नहीं रहे, हम यहाँ इंसान, जैसे प्रोफेसर कायत ने बहुत सही कहा कि हमें कोई इंसान मानने को तैयार नहीं है। कम से कम कोई आदमी इंसाफ हमें इंसान तो मान ले। हमारी वेजिस क्या है, ठेकेदार के ऊपर काम कर रहे हैं, ठेकेदार हमें 4,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तनख्वाह देता है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम कराता है। जब उसकी मर्जी होती है रखता है, जब मर्जी होता है निकालता है। हमारी बहन बेटियों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। मित्रों मैं खास तौर से आज अपने जुझारू नेता से उदित राज जी से एक अनुरोध करूँगा। मैंने ये जो वर्तमान सरकार है, इन लोगों के साथ भी 8-10 साल लगा के देख लिए। मेरी किताब का टाइटल ही है न्याय की खोज। हम न्याय की खोज में सबके पास जा रहे हैं, हम वर्तमान सरकार के पास भी गए, लेकिन 8-10 साल बेकार करके गालियां अलग खाई। तुम RSS के साथ जुड़ गए, अब बीजेपी के साथ जुड़ गए। मैं एक अनुरोध करूंगा, उदित राज जी बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिल में मैं समझता हूं कि उसके दिल में हमदर्दी है सफाई मजदूरों के लिए। क्योंकि आप अंदाजा लगाओ ना, एक सफाई कर्मचारी मर गया, नेहरू जी पहुंच गए, कौन से कार्यक्रम में इंदिरा जी नहीं आई, कौन से कार्यक्रम में राजीव गांधी नहीं आए। मैं एक उम्मीद के नाते, हालांकि मैं 50 साल कांग्रेस में काम करने के बाद 50 साल छोड़ चुका हूं, इसी वजह से कि आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आउटसोर्सिंग की पॉलिसी न लाते तो आज हमारी स्थिति नहीं बनती। हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे प्रोफेसर जैन ने कहा कि हमारे हाथ में एक झाड़ू थी, वो भी हमसे छीन ली। यार हम लोग क्या इस देश के हम सिटीजन नहीं हैं क्या? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? हमें कुछ तो चाहिए कि नहीं? ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि हम 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की तनख्वाह के ऊपर भटक रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। हम लोग, हमारे माँ बाप क्या थे, कोई बहुत बड़े अधिकारी थे क्या? इसी पेशे में मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं सारे इनके माँ बाप इसी पेशे में रहे, और हम लोग पढ़ लिख कर आपके सामने खड़े हुए उन्हीं वजहों से तो खड़े हैं ना। कोई अकोमोडेशन नहीं, कोई मेडिकल केयर नहीं,
आपको बाहर कर दिया, बस आप ठेकेदार के बजाइए, ठेकेदार जिस तरह से भुगतेगा आप भुगते, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं। लाइबिलिटी की बात कह रहे थे, डॉक्टर जैन ने कहा कि उनकी लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लाइबिलिटी फिक्स होने का मतलब ये ऐसा है, इन्होंने सिस्टम बनाया है कि आप ए को कॉन्ट्रैक्ट दो, ए बी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, बी सी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, सी डी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अब लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब डी को पकड़ लो, लाइबिलिटी सारी डी पे चली गई। अब डी कौन है? कोई सफाई कर्मचारी या कोई थर्ड फोर्थ क्लास का आदमी। ये जो ठेकेदारों ने अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी या सिविल लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी से बचने के लिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दो, दूसरे लोगों को दे दो कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए लाइबिलिटी नहीं रहती। मेन आदमी जो एम्प्लॉयर है उसकी लाइबिलिटी नहीं रहती। ये मुद्दा बहुत अच्छा है, हम इसी की लड़ाई लड़ने के चक्कर में कि कम से कम हमारी लाइबिलिटी तो तय हो। दूसरी एक बात कह के ख़त्म करूँगा, आप चलिए आउटसोर्सिंग को नहीं ख़त्म करना चाहते तो हमें वेजेस दे दीजिए, इंटरनेशनल लेवल के वेजेस दे दीजिए, मत करिए आउटसोर्सिंग। कम से कम हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की स्थिति में तो आ जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और मैं अपने जो मेरे अतिथि, मेरे मेहमान, मेरे दोस्त मंच पर आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आइंदा भी वो हमें इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।